देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जन आंदोलनों के बारे में। और इससे जो है प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आया ही आया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। अब तक इस चैप्टर के हमने जो है पिछले लेक्चर में 29 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद चूँकि मुझे कहीं जाना था तो मैंने आप लोगों से बताया भी था। तो फिलहाल जो है इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और इसके आगे से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी डिस्कशन की। यहाँ पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जनजातीय विद्रोह हुए थे, न कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से किसी भी प्रकार का विद्रोह हुआ था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में देखिए जो विद्रोह हुए थे उनमें शामिल था चेरो का विद्रोह 1800 का, कोल विद्रोह 1831-32 का, संथाल विद्रोह 1855-56 का और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का। तो वहीं हो या हौज विद्रोह 1820-21 का। ठीक है, सबका समय ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़ या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। दरअसल जो छोटा नागपुर का यह जो क्षेत्र है ना, यह 2000 में जब तक झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तब तक बिहार में ही आता था। लेकिन 2000 के बाद जब यह झारखंड अलग हो गया तो छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वह बिहार से अलग होकर के झारखंड में चला गया था। तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि विकल्प में झारखंड नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर हमने देखा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आदिवासी विद्रोह हुए थे, जिनमें शामिल था 1800 में चेरो का विद्रोह, 1831-32 में कोलो का विद्रोह, 1855-56 का संथाल विद्रोह, 1899 से 1900 का मुंडा विद्रोह और 1820 का हो या हौज विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ए सिद्धू कान्हू, बी भैरव और चांद, सी ए और बी दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वह 4 भाइयों ने किया था, जिनके नाम थे सिद्धू और कान्हू और भैरव और चांद। ठीक है, इनके द्वारा 1855-56 के आसपास जो है वह संथाल विद्रोह में संथाल क्षेत्र में विद्रोह कर दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर भी दी थी। यह पुलिस और दीकुओं पर विभिन्न प्रकार से आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, दीकू बोला जाता था, गैर आदिवासी लोगों को ये लोग दीकू बोलते थे, और बाकी पुलिस तो पुलिस ही थी, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इन सब पर इन्होंने कई आक्रमण किया था और इनका नेतृत्व उन्हीं 4 भाइयों ने किया था। एक बार तो इन्होंने अंग्रेजी सेना के एक मेजर के नेतृत्व वाली सैनिक टुकड़ी को पराजित भी कर दिया था, भागलपुर के निकट पीर पैती के मैदान में। अंततोगत्वा अंग्रेजों को भारी मात्रा में सेना को भेजना पड़ा इस विद्रोह को कुचलने के लिए, और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड। इन्होंने क्रूरतापूर्वक इस संथाल विद्रोह का दमन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा जो है संथालों की कुछ मांगों को स्वीकार किया गया, जिसके तहत जो है
छोटा नागपुर क्षेत्र में एक अलग से संथाल परगना की स्थापना की गई 1856 में। संथाल परगना की स्थापना की गई 1856 के बाद, जिसके प्रथम न्यायाधीश बनाए गए इसली एडेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। और दूसरी मांग जो इनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार की गई थी वह यह कि किसी भी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था SPTA के माध्यम से, जिसका पूरा नाम है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो इस अधिनियम के माध्यम से गैर संथालों को भूमि का अंतरण करना संथाल परगना के अंतर्गत जो है वह अवैध घोषित या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो अब बारी बारी से सारे प्रश्नों को एक बार में देखते चलें। चलिए, ये वाला प्रश्न तो हमारा हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था वर्ष 1855-56, यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ठीक पहले। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, जिनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो 1855 में संथालों ने मेजर बारो के नेतृत्व वाली सेना को भागलपुर के निकट पीरपैती के मैदान में हरा दिया था। आगे चल करके कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने मिल करके क्रूरतापूर्वक संथालों का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में या संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। दूसरा, गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। और चौथा, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। कूट है ए केवल 1, बी 1, 3, 4, सी 1, 2, 3 या केवल 2, 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। देखिए, संथालों के विद्रोह का जो क्षेत्र था वह भागलपुर से बर्धमान तक का क्षेत्र था, न कि गंगा घाटी का क्षेत्र। और इस विद्रोह में जो गोक्को था वह गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, और साथ ही साथ महाजन दीनदयाल राय जो थे वह भी दमनकारियों में शामिल थे। ठीक है, इनके द्वारा भी आदिवासियों का शोषण किया जाता था। यह दीकुओं में शामिल थे, पुलिस प्रशासन में नहीं, यानी कि ये गैर आदिवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चलिए, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, यह एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में भी आपसे बता दिया गया था कि जब विद्रोह शांत हो गया तो एक अलग से संथाल परगना की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश हुए इसली एडेन, और साथ ही साथ SPTA एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जो है वह संथाल क्षेत्र में गैर संथालों को भूमि का अंतरण करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। ए भील विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह या डी संथाल विद्रोह। चलिए, देखिए, यहाँ पर इन दोनों विद्रोहों के बारे में हमने देखा। 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था वह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और 1855-56 का जो संथाल विद्रोह हुआ था वह भी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। जबकि जो रंपा विद्रोह हुआ था यह हुआ था आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में। तो बचा कौन सा, बचा भील विद्रोह। तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी, भील विद्रोह। भीलों के द्वारा देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विद्रोह किया गया था। तो चलिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए, भीलों की यह जो आदिवासी जनजाति थी यह पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी।
1818 से 31 ईस्वी के मध्य तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह का कारण कुछ खास नहीं था, विद्रोह बहुत आसान था। इसका कारण कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो है किसानों का जो है वह भारी मात्रा में शोषण किया जा रहा था। ठीक है, ये नगदी लेते थे, लगान राजस्व नगद वसूल करते थे। बस इसके लिए किसानों को क्या करना पड़ता था, किसानों को सूदखोरों या ब्याजखोरों या साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था अपने अनाज के बदले, और वह ऋण जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता था, यानी कि डबल से ट्रिपल में बढ़ता रहता था और पता ही नहीं चलता था। फलस्वरूप जो है जो किसान थे वह ऋणग्रस्त होते जा रहे थे और अंततोगत्वा वो भूखमरी तक के शिकार हो गए थे। तो इसी कारण विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए थे। तो किसानों का विद्रोह ये बहुत एक सामान्य सी घटना थी। आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि इसका कारण क्या रहा होगा। तो यह जो विद्रोह था वह कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार के भय के कारण हुआ था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों या कंपनी के प्रतिनिधियों का ऐसा मानना था कि इस विद्रोह को जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रयंबक दांगलिया द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए भीलों का विद्रोह पश्चिमी तट पर, या फिर यूँ कह लीजिए भीलों का यह जो विद्रोह था महाराष्ट्र का, इसको 1825 में सेवरम के द्वारा अपना नेतृत्व प्रदान किया गया था। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को भी कुचल दिया था। वहीं बात करें अगर कोल विद्रोह के क्षेत्र के बारे में, तो यह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र, जिसमें शामिल था रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलाऊ और मानभूम। और वहीं रंपा विद्रोह देखिए, यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, और यह विद्रोह भी साहूकारों के शोषण और नए वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वह भागलपुर से लेकर के बर्धमान यानी कि राजमहल तक का क्षेत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ए मावजी, बी गोविंदगिरी, सी सुरमल दास या फिर डी मोतीलाल तेजावत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गोविंदगिरी को जो है लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंदगिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों का प्रयास किया। गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी और इन्हें ही लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल या डी बिरसा मुंडा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, बहुत प्रसिद्ध है यह, ऑप्शन नंबर डी। उलगुलन विद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह छोटा नागपुर, जिसमें वर्तमान झारखंड शामिल है, आपको भी पता है, इस क्षेत्र में हुआ था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी एक, देखिए खूंटा कट्टी जिसे बोला जाता था, यहाँ पर दिया भी होगा शायद, हाँ ये दिया है। देखिए मुंडाओं की पारंपरिक जो भूमि व्यवस्था थी खूंटा कट्टी, जिसके तहत मुंडा जो है वह सामूहिक खेती किया करते थे। ठीक है, सामूहिक रूप से मिलकर के जो खेती की जाती थी इनके द्वारा, उसको खूंटा कट्टी बोला जाता था। तो इसका जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व में परिवर्तन के खिलाफ यह विद्रोह जो है वह शुरू हुआ था, यानी कि इस खूंटा कट्टी व्यवस्था को अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया था या किसी को व्यक्तिगत रूप से दे दिया गया था। जबकि इनका क्या था, इनका यह भूमि अगर है तो इस पर यह सामूहिक रूप से मिलकर के पूरा गांव खेती करता था और अपना जीवन का गुजर बसर किया करता था। लेकिन चूंकि लगान वसूलना था, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था जो है वहाँ पर लागू की गई, या तो जमींदारी या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व वाली व्यवस्था को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया और आगे चल करके बिरसा मुंडा ने जब इस विद्रोह या इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, तो उसने क्या किया कि इस आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन किया। उसने इस आंदोलन को धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और साथ ही साथ यह आह्वान किया कि वह जो है वह भगवान का दूत है,
बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा प्रसिद्ध हुआ। धरती आबा जिसका अर्थ होता था जगत पिता। तो इस नाम से इस आंदोलन के दौरान जो है बिरसा मुंडा प्रसिद्ध हुए और उनके नेतृत्व में मुंडाओं ने ज़बरदस्त विद्रोह कर दिया था। इस आंदोलन में देखिए महिलाओं की भी विशेष रूप से भूमिका रही और 1800 देखिए यहाँ पर 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों आदिवासी मुंडाओं का नेता बन गया। इसके द्वारा कहा गया कि दीकुए यानी कि जो गैर आदिवासी लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया और लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर के बिरसा के साथ हो लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नरसंहार हुए, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है बिरसाओं का नरसंहार हुआ था। दरअसल अब ये तीर तलवार लेकर के गए थे, उधर से बंदूकें चल रही थीं, तो जाहिर सी बात है बिरसाओं को इस युद्ध में भारी मात्रा में जनहानि हुई थी। लेकिन बिरसा ने इस प्रकार से सबको मोटिवेट कर दिया था कि उसने कहा था कि तुमको गोलियों तक का असर नहीं होगा, चलो युद्ध करो। ठीक है, अंततोगत्वा बिरसा को 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को वह जेल में ही रहस्यमयी तरीके से मर गया। ठीक है, तो किसी भी नेता के अभाव में विद्रोह जो है वह असफल हो गया, यानी कि विद्रोह को कुचल दिया गया और बिरसा जो है वह अमर हो गया। चलिए देखिए इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ क्या। अंततोगत्वा अंग्रेजों ने क्या किया कि आदिवासियों को कुछ रियायत दे दी, खूंटा कट्टी अधिकारों यानी कि सामूहिक खेती के अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी और इसके साथ साथ भेट बेगारी, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, भेट कह रहा हूँ, बेट बेगारी यानी कि जिसको जबरन बेगारी या बंधुआ मजदूरी बोला जाता है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। ए 1857 के विद्रोह का, बी 1921 के मोपला विद्रोह का, सी 1859-60 के नील विद्रोह का, या डी 1899 से 1900 के बीच के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1899 से 1900 के बीच के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला प्रश्न है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था वह था बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया गया 1895, आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। यह देखिए यह बीपीएससी स्पेशल है। ठीक है, यह बिहार पीसीएस में ही पूछा जाएगा और कहीं नहीं पूछा जाएगा कि कितने बजे रात को किस टाइम को बिरसा को पकड़ा गया था या किस तारीख को उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 मार्च 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल से सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पूरा बात किया इस आंदोलन के बारे में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनका यह जो विद्रोह था यह भूमि व्यवस्था के खिलाफ था और साथ ही साथ दीकुओं के यानी कि गैर आदिवासियों के खिलाफ था यह विद्रोह। ठीक है, न कि किसी भी प्रकार के राज्य क्षेत्र को स्थापित करने के लिए था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, या डी अलीपुर। तो बस छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची, यही सब तो आएगा। देखिए रांची से लेकर के भागलपुर तक का जो क्षेत्र था वह था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज सुधार करना, इनको ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी कि बोगा की पूजा को छोड़ करके अपने अनुयायियों को एक ईश्वर यानी कि सिंह बोगा की पूजा करने के लिए
आह्वान किया था या आह्वाहित किया था। देखिए, बोगा क्या होता है, अनेक देवता होते हैं, और सिंह बोगा क्या होता है, एक देवता होता है। तो अनेक देवताओं की पूजा करने के बजाय बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह में अनेक देवताओं की पूजा करने के बजाय एक ईश्वर की पूजा करने के लिए भी आह्वान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ए महात्मा गांधी ने, बी ठक्कर बापा ने, सी ज्योतिबा फूले ने, या डी BR अम्बेडकर ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बापा ने। देखिए, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठक्कर बापा जो है वह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933-34 ईस्वी के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने और जानने के लिए भारत का भ्रमण भी किया था। ठक्कर बप्पा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। या डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण या फिर परिवर्तन कर देना। ठीक है, देखिए होता क्या था कि जो आदिवासी क्षेत्र या जो जनजातीय क्षेत्र के लोग रहते थे वह सामान्यतया जंगलों में रहते थे, और जब जंगलों में रहते थे तो वह विभिन्न प्रकार के जो प्राचीन काल से चले आ रहे राजा या सामंती व्यवस्था थी उनसे जो है वह नितांत जो है वह स्वतंत्र रूप से रहते थे। उनके क्षेत्र में इनके द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वह बहुत कम या अथवा यूँ कह लीजिए कि नहीं ही होता था। लेकिन जब कंपनी का शासन आया तो कंपनी को अधिक से अधिक भू राजस्व चाहिए था, तो इनको अधिक से अधिक अपने क्षेत्र का विस्तार भी करना था। या पहले तो भूमि पर गए, पहले समतल मैदानों में गए, फिर इनके द्वारा थोड़ा बहुत ऊंचाइयों को पकड़ा गया, यानी कि थोड़े बहुत टीलों पर इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। फिर धीरे धीरे ये पहाड़ों की तरफ बढ़े और अंततोगत्वा ये जंगलों की तरफ बढ़ गए, जहाँ रहते थे आदिवासी या जनजातीय समुदाय के लोग। वहाँ से भी इनको चूँकि लगान लेना था, तो इनके द्वारा जो है उनकी विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिए गए। हमने देखा है पिछले चैप्टर में कि इन्होंने संपूर्ण देश में अलग अलग प्रकार की भूमि व्यवस्था को लागू कर दिया था, ताकि यह लगान आसानी से ले सके, और जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि कंपनी की आय को निश्चित किया जा सके कि भैया एक निश्चित रूप से हमको इतनी धनराशि प्राप्त होती है। तो जब इस प्रकार की चीज़ को निर्धारित कर दिया गया था, तो जाहिर सी बात है यदि आपको आय को बढ़ाना है तो आपको अन्य क्षेत्रों को अर्जित करना होगा, या अन्य क्षेत्रों को अपने लगान वाले भूमि क्षेत्र में शामिल करना होगा। तो ये इसी कारण से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बढ़ते चले गए। हालांकि यह सभी कारण भी थे, लेकिन जो प्रमुख कारण था वह यह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि हौज विद्रोह हुआ था ए 1820-21 के दौरान, बी 1720-21 के दौरान, सी 1820-21 के दौरान, या डी 1920 से 21 के दौरान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1820-21 के दौरान हो या हौज विद्रोह हुआ था। हमने अपने आज के लेक्चर के पहले ही प्रश्न में यह बात की है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर का क्षेत्र था, या यूँ कह लीजिए तो बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। ए 1874, बी 1860, सी 1865, या डी 1870। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। ए उतिरथ सिंह, बी सुरेंद्र साई, सी
कट्टबोम्मन या डी सैयद अहमद बरेलवी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सुरेंद्र साई जो थे वह संभलपुर की गद्दी के दावेदार भी थे, तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा जो है आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और ततुगत्वा 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला नील विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा दक्कन के दंगे और चौथा सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है ए 4 2 1 3, बी 4 2 3 1, सी 2 4 3 1 या डी 2 4 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। सबसे पहले हुआ 1855-56 में संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह संपन्न हुआ। उसके बाद 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ, तो 1874-75 में हमने देखा दक्कन के दंगे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे दक्कन के दंगे? दक्कन के दंगों का जो क्षेत्र था वह था महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर का क्षेत्र। यहाँ के किसानों ने किया क्या था? देखिए, सबके बारे में बात हो चुकी, तो इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह का जो आधार था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ था। वही सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ यह विद्रोह शुरू हुआ था। दरअसल अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर या किसानों को जो है कपास की खेती करने के लिए बार बार बाध्य किया जा रहा था, जबकि अमेरिका में हुए नागरिक युद्ध के समाप्ति के बाद कपास के निर्यात में भारी मात्रा में कमी आ गई थी, लेकिन फिर भी उनको कपास की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। बड़े बड़े ऑर्डर लगा दिए जाते थे। अंततोगत्वा जो है, जब कपास की फसल पक जाती थी, कटने को तैयार होती थी, तो ऑर्डर जो है वह कैंसिल कर दिया जाता था। तो अब बताइए अब किस प्रकार से, और सारे चीज़ें सब चीज़ों के मालिक हुए थे, तो अब किसानों ने इसके खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। क्योंकि उनसे भारी मात्रा में लगान भी वसूला जाता था, तो लगान वसूलने के लिए वह फिर से वही महाजनों से ऋण लेते थे। महाजनों से ऋण लेते थे तो वह ऋण के जाल में फंसते चले जाते थे और उन्हें अपना घर, ज़मीन सब कुछ अंततोगत्वा गिरवी रखना पड़ता था या महाजनों को बेच तक देना पड़ता था। हालांकि दक्कन आंदोलन की एक प्रमुख जो घटना थी वह थी, इस आंदोलन में नाइयों, धोबियों और चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी भी प्रकार से सेवा करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और 1879 को क्या बोलेंगे, भूल गया मैं, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किया गया और साथ ही साथ दीवानी विधि की संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को बंदी बनाने से मुक्त रखा गया। सोचिए, बंदी तक बना लेते थे साहूकार किसानों को। वही बेट बेदखली जो होता था ना, बेट बेगारी, यानी कि क्या जबरन मजदूरी करवाते थे अपने यहाँ गुलाम बना करके, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी इसको बंद करवा दिया गया था। हुआ कब था दक्कन का कृषक दंगा? तो दक्कन का कृषक दंगा हुआ था 1874-75 में। ठीक है, तो फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। पहला संथाल विद्रोह, दूसरा नीली क्रांति, तीसरा दक्कन कृषकों के दंगे और चौथा बिरसा मुंडा उठाव। सही उत्तर चुनना है। ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 2 और 4, डी 1 3 4, ई 1 2 3 4। चलिए, तो जाहिर सी बात है संथाल जो विद्रोह था वो 1855-56 का था। बाकी सभी विद्रोह यानी कि नीली क्रांति कब हुई थी? यह हुई थी 1859-60 में। दक्कन के कृषक दंगे हुए थे 1873 से 76 के मध्य, और बिरसा मुंडा उठाव हुआ था 1899 से 1900 के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ विभिन्न विद्रोह हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आइए इनको सुमेलित करते हैं और बताते हैं कि कौन सा जो है वह किस प्रकार से सुमेलित होगा। ए मोपला विद्रोह केरल, बी पावना विद्रोह बिहार, सी एका आंदोलन बंगाल या डी बिरसा मुंडा विद्रोह अवध। कूट है ए 1 3 4 2, बी 2 3 4 1, सी 1 2 3 4,
और डी 3 4 1 2। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने फ़ैन चला लिया। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2। ठीक है। जो मोपला विद्रोह हुआ था यह हुआ था केरल के मालाबार क्षेत्र में। पावना विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था पावना विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था बंगाल क्षेत्र के आसपास। एका आंदोलन अवध में हुआ था, तो वहीं पर बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था कहाँ पर, तो बिहार क्षेत्र में। इन सभी के बारे में हमने जो है बात कर ली है ना? नहीं, हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। तो आइए थोड़ी थोड़ी बातें और थोड़ी थोड़ी चर्चा इन सभी विद्रोहों के बारे में कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोपला विद्रोह के बारे में। तो देखिए, मोपला विद्रोह जो है यह 2 चरणों में संपन्न हुआ था। सबसे पहले तो इस आंदोलन का जो चरण या इस विद्रोह का चरण था वह पुराना था, 1836 के आसपास का था, जिसके बारे में यदा कदा ही कभी कभी चर्चा होती है और कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, उस समय। और मोपला का या केरल के मोपला मालाबार तट का एक चीज़ जानते चलिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ के जो काश्तकार थे यानी कि जो किसान थे वह थे मुसलमान, और जो जमींदार थे वह थे हिंदुओं में भी उच्च वर्ण के हिंदू समुदाय के लोग। ठीक है, जिनमें नायर आदि लोग शामिल थे, नायर नंबूदरीवाद ये सब जो है वह शामिल थे। ठीक है, तो मेन आपको फोकस रखना है कि जो मोपला विद्रोह में जो किसान थे वे थे मुसलमान, और जो जमींदार थे वे थे हिंदू। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसको दर्शाया गया था कि हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है अगस्त दिसंबर 1921 के मध्य, और उस समय जब संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन जो है वह शुरू हो चुका था। ठीक, तो खिलाफत आंदोलन के एक नेता थे जो कि इस क्षेत्र के रहने वाले थे, उनका नाम था मुदलियार। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के नेता मुदलियार ने केरल के मालाबार तट पर मोपलाओं को अपना नेतृत्व प्रदान किया, और मोपला लोगों ने उनके नेतृत्व में आकर के विरोध करना या विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों एवं जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, जमींदारों को इनको यहाँ पर बोला जाता था जेनमियों। तो मोपलाओं ने जेनमियों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी। वर्ष 1921 में खिलाफत के नेता मुदलियार के नेतृत्व में और विभिन्न खिलाफत आंदोलन के नेता, जिनमें शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद ये सब शामिल थे, इनके द्वारा जो है इस मोपला विद्रोह को अपना समर्थन प्रदान किया गया था। अंततोगत्वा इस विद्रोह की उग्रता देखते हुए सरकार द्वारा वहाँ पर केरल के मालाबार क्षेत्र के आसपास जो है वह सैनिक शासन लगाने की घोषणा करनी पड़ी, या सैनिक शासन लगा दिया गया, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक गुरुओं, खिलाफत कांग्रेस के नेताओं, इन सबको जो है वह गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें शामिल थे याकूब हसन। देखिए, पेन मेरे पास नहीं है, आप सबको बहुत पहले से पता है। ठीक है, याकूब हसन एक ही में है। ठीक है, याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अंततोगत्वा मोपला विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह आंदोलन जमींदारी विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया था। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? अगली बात करते हैं हम लोग एका आंदोलन के बारे में। पहले पावना के बारे में बात कर लें क्या? नहीं, आइए पहले एका आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर, इन क्षेत्रों में एका आंदोलन संपन्न हुआ था। ठीक है, इसके पीछे भी थोड़ी सी भूमिका है, और वह है किसान सभा आंदोलन की। हुआ क्या था कि 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों के फलस्वरूप फरवरी 1918 के आसपास जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों के स्वरूप। ठीक है, और इसमें मदन मोहन मालवीय का भी अपना योगदान था। आगे चल कर के 1919 में इस उत्तर प्रदेश किसान सभा के द्वारा जो है नाई धोबी बंद करके एक सामाजिक बहिष्कार की कार्यविधि भी शुरू की गई थी विरोध के कारण, यानी विरोध का प्रदर्शन करने के लिए नाई धोबी ने जो है वह बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। जमींदारों के कपड़े ना वे धुलते थे, ना उनको जो है वह प्रेस करते थे, ना उनके बाल काटते थे, ना उनकी दाढ़ी बनाते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की, क्या कहते हैं उसको, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई गईं जिससे कि वह अपना विरोध कर सके। ठीक है, मतलब बिल्कुल अहिंसक रूप में यह आंदोलन चल रहा था।
ठीक है। और आगे चल कर के बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा की स्थापना कर दी। अवध किसान सभा की स्थापना की किसने? तो बाबा रामचंद्र ने वर्ष 1920 में। ठीक, अब इस किसान सभा ने क्या किया कि किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने, बेगारी न करने की अपील की। और इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था, अवध किसान सभा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वह था प्रतापगढ़ का रूर गांव। ठीक है, तो प्रतापगढ़ का रूर गांव वह जो प्रमुख केंद्र था जहां पर किसानों से बेदखली की बात कही जाने लगी, भूमि न जोतने, बेगारी न करने आदि चीज़ों के बारे में बात की जाने लगी। अवध किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने बाजारों, घरों एवं अनाज की दुकानों पर धावा बोलकर उन्हें लूटा। पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें भी हुई आदि चीज़ें। इस प्रकार की गतिविधियां चल ही रही थी कि यह आंदोलन धीरे धीरे फैलते फैलते पहुंचा पश्चिम उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर इन सब क्षेत्रों के आसपास। ठीक है, और समय था वर्ष 1921 का अंत हो रहा था और वर्ष 1922 की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर जब यह आंदोलन पहुँचा तो एक चीज़ जान लीजिए, वहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था इस आंदोलन यानी एका आंदोलन का नेतृत्व किया था पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति जिनका नाम था मदारी पासी। और इस आंदोलन की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वह यह थी कि इसमें छोटे छोटे किसानों के साथ साथ छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। ध्यान रखिएगा कि एका आंदोलन में छोटे छोटे किसानों के अलावा छोटे जमींदार वर्ग भी शामिल हो गए। और इस आंदोलन के नेताओं का जो है वह अहिंसा में विश्वास बिल्कुल नहीं था। जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का था, अहिंसक रूप से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उस प्रकार का इनमें कोई भी भाव नहीं था। इनके द्वारा जो है वह हिंसक झड़पें या अहिंसक कार्रवाई की जाने लगी और अहिंसक नीति में विश्वास के कारण हिंसा की जाने लगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि आगे चल कर के अंग्रेजों को बहाना मिल गया। उन्होंने इस आंदोलन पर दमनात्मक कार्रवाई की और 1922 के अंत तक सरकार के द्वारा एका आंदोलन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? पाबना विद्रोह के बारे में, जो कि बंगाल के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, पाबना विद्रोह के बारे में विशेष क्या है ज़रा बताइए। तो देखिए, पहली चीज़ तो यह हुआ कब था? तो पाबना विद्रोह हुआ था वर्ष 1873 से 76 के मध्य यह पाबना विद्रोह संपन्न हुआ था। समय अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पर जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में, कहाँ से? यूसुफ शाही। ठीक है, यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया और इसी किसान संघ के झंडे तले इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ठीक है, तो जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध 1873 में बंगाल के पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्रित करने। मतलब एक तो वे लगान नहीं दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा, एक तो वे लगान नहीं दे रहे थे, ऊपर से जमींदारों के विरुद्ध जब मुकदमा दायर करते थे, किसान जमींदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रहे थे वहाँ पर। ठीक है, तो जमींदारों के विरुद्ध उनके ऊपर वे जो है किसान जो है वे जमींदारों के ऊपर मुकदमा दायर करते थे। अब मुकदमा दायर करने के लिए चाहिए होता था रुपया, तो रुपया भी यह समूह में यानी इस किसान संघ के माध्यम से रुपया भी इकट्ठा करके या चंदा एकत्रित करने जैसे कार्य करते थे। आंदोलनकारियों को देखिए, इस आंदोलन में जो है एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। यह आंदोलन पूरी तरीके से जमींदारी या जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, आंदोलन के किसानों का जो नारा था वह यह था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, न कि अन्य किसी व्यक्ति के। ठीक, इनके द्वारा साहूकारों, ऋणदाताओं के पास रखे हुए अपने ऋण पत्रों, डिक्रियों आदि को छीन करके नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था। इस प्रकार की विभिन्न कार्रवाइयाँ इनके द्वारा की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आंदोलन जो है वह अपने स्वरूप में अहिंसक था और यह आंदोलन न तो जमींदार विरोधी और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था। पता नहीं इन्होंने ऐसा जमींदार विरोधी क्यों कह दिया, क्योंकि जमींदार विरोधी इसलिए कह दिया, साहूकार तथा ऋणदाताओं से ये ज़्यादातर परेशान थे और यह किसान जो है वह रैयत होना चाहते थे, महारानी के
न कि अन्य किसी और के। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, इन सभी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया था। और पाबना विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वे थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक अन्य नाम इनमें आता है शंभूनाथ पाल का भी, इनको भी जानते रहिए, यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पाबना विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वे थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं यहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचियाँ दी हुई हैं, इनको कूट के माध्यम से सम्मिलित करना है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है, हम सबको आता है। ए, तेभागा आंदोलन 1859-60, बी, मोपला विद्रोह 1879-80, बी, सी, पाबना विद्रोह 1921, डी, बंगाल विद्रोह 1946-47। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2, बी 4 2 3 1, सी 2 3 4 1 या डी 4 3 2 1। चलिए फिलहाल इसका जो सही कूट है वह कोई नहीं है। देखिए हुआ क्या था कि यह तेभागा आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था वर्ष 1946-47 में। ठीक है, एक तो सही सुमेलित है। दूसरा, मोपला विद्रोह कब हुआ था बताइए? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तीसरा, पाबना किसान विद्रोह कब हुआ था? 1873 और 76 के मध्य हुआ था। यहाँ कहीं दिया है? नहीं दिया है। ठीक, और बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था ना। ठीक है, तो गलत हो गया ना प्रश्न सीधे सीधे। हालांकि आपको कुछ न कुछ तो वहाँ पर करके आना ही होगा जब पेपर में आएगा। आप 1879 के साथ ही जाते जब पाबना किसान विद्रोह पर टिक करने जाते, जबकि यह संपन्न हुआ था 1873 और 76 में। थोड़ा सा यहाँ पर तेभागा आंदोलन एक नाम आ गया है नया, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके बाद मेरे ख्याल से किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में या किसी भी आंदोलन को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए भैया, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तेभागा आंदोलन हुआ कब था। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 के आसपास। ठीक है, कारण क्या था? तो कारण यह था कि एक भू राजस्व आयोग बनाया गया था, बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसका नाम था फ्लाउड आयोग, फ्लाउड कमीशन। ठीक है, तो यह था फ्लाउड कमीशन या बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसने तेभागा की सिफारिश की थी। अब ये तेभागा है क्या? तो एक सामान्य सा नियम था। मान लीजिए कि यह कोई खेत है, ठीक है, अब यह किसी जोतदार का खेत है, उसने किसी को इसे बटाई पर दे दिया है। अब वो करता क्या था? बटाईदार अपना सब कुछ लगाता था और आधा हिस्सा, चूंकि यह व्यक्ति जिसका जो क्या कहते हैं, चूंकि यह खेत उसका नहीं था, तो आधा हिस्सा उसको देना पड़ता था जिसका यह खेत होता था, और आधा हिस्सा वह अपने पास रखता था। जबकि इस तेभागा नियम के अनुसार कर दिया गया था कि जो भी बटाईदार होगा वह 1/3 हिस्सा ही देगा, बाकी 2/3 अपने पास रखेगा। बस यहीं से जो है आंदोलन की शुरुआत हो गई। सरकार इसको लागू नहीं करवा रही थी, किसान इसको लागू करवाना चाह रहे थे, इसी चीज़ में यह झगड़ा शुरू हो गया। ठीक, और इस आंदोलन का एक नाम था, या एक नाम कह रहा हूँ, नारा था, जिसका नाम है तिभागा चाई, यानी कि बताइए हमें 2/3 भाग चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे इस आंदोलन में लगाए गए थे। फिलहाल इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वे थे कंपा राम सिंह, और साथ ही साथ एक अन्य प्रमुख नेता थे जिनका नाम था भवन सिंह। कंपा राम सिंह और भवन सिंह जो है तेभागा आंदोलन 1946 से जुड़े हुए थे। ठीक है, अंततोगत्वा सरकार ने भी इस आंदोलन का दमन कर दिया था, लेकिन आगे चल कर के 1949 में सरकार जो है वह शेयर क्रॉपर एक्ट लेकर के आई और किसानों की अधिकांश मांगें उनके द्वारा मान ली गई थी। ठीक है, सरकार झुकी नहीं थी, सरकार ने आंदोलन को दबाया और आगे चल कर के किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, जिसका नाम था बर्गदार अधिनियम। बर्गदार अधिनियम, हिंदी में कितना कठिन नाम है, इंग्लिश में देखिए सिंपल नाम था शेयर क्रॉपर एक्ट।
ठीक है, तो फिलहाल बाकी सब के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। अब चलते हैं, अब जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर सुमेलित करवाने वाला प्रश्न आया है, आइए इसको सुमेलित करते हैं। एक तरफ विभिन्न आंदोलन हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित वर्ष हैं। जल्दी से इनको सुमेलित करके बताइए। ए पावना 1855-56, बी एका 1873 से 85, सी संथाल 1922, डी ताना भगत 1914। कूट है ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी 3 1 4 2 या डी 4 3 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4। ठीक है, देखिए पावना विद्रोह कब हुआ था, जल्दी जल्दी बताइएगा। पावना विद्रोह हुआ था 1873-76, यानी लगभग छुटपुट रूप में आंदोलन 85 तक चला था, लेकिन एक निश्चित समय जो था इसका आंदोलन का, जो उग्र समय था वह था 1873 से 76 के मध्य का। इसीलिए ऊपर वाले प्रश्न में मैंने कहा था कि आप 1879 के साथ भी चले जा सकते हैं। नेक्स्ट, एका आंदोलन का समय कब था? एका आंदोलन का समय था 1922 का। नेक्स्ट, संथाल आंदोलन का समय कब था, बताइए जल्दी से। संथाल आंदोलन का समय था 1857 की क्रांति के ठीक पहले का, यानी कि 1855 और 56 का। और सबसे अंत में ताना भगत आंदोलन हुआ था वर्ष 1914 में। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, सी पंजाब के किसानों द्वारा या डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर आदि क्षेत्रों के किसानों द्वारा जो है यह आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन का समय था वर्ष 1921 से 22 के आसपास का। आंदोलन का नेतृत्व किया था पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पर सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ विभिन्न आंदोलन है और दूसरी तरफ इनका समय है, नीचे कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। ए रंपा विद्रोह 1859-60, बी पावना किसान विद्रोह 1889-80, सी बंगाल नील विद्रोह 1860 से 63 या डी जयंतिया विद्रोह 1873 से 76। कूट है ए 2 1 3 4, बी 2 4 1 3, सी 1 2 3 4 और डी 4 2 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। रंपा विद्रोह कब हुआ था, बताइए जल्दी से। रंपा विद्रोह हुआ था 1889-80 में। पावना किसान विद्रोह कब हुआ था, जल्दी बताइए। यह हुआ था 1873 से 76 के मध्य। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से 60 के मध्य। और सबसे अंत में जयंतिया विद्रोह कब हुआ था, तो जयंतिया विद्रोह जल्दी से बताइए 1860 और 63 के मध्य। ठीक है, एक ही तो बचा था भाई। फिलहाल फिर से एक बार सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, बंगाल नील विद्रोह संपन्न हुआ था 1859-60 के मध्य में। पावना किसान विद्रोह हुआ था 1873-76 में। रंपा विद्रोह 1889-80 और जयंतिया विद्रोह 1860-63 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए कश्मीर, बी BNWFP, सी केरल या फिर डी आसाम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी केरल। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, बाकी सारी बातें इसके बारे में हो चुकी हैं। नेक्स्ट, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था केरल के मालाबार तट के आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो यह हुआ था केरल के मालाबार तट के आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक अन्य नाम भी दिया हुआ, मुस्लिम पट्टेदारों या किसानों को बोला जाता था वहाँ पर कनामदार, और खेतिहरों को बोला जाता था वेरूम पट्टरदार। ठीक है, इन्हीं को मोपला कहते थे संयुक्त रूप से। यहाँ के जो जमींदार थे वह हिंदुओं की ऊंची जाति नंबूदरी और नायर जातियों से थे। 1921 के मोपला विद्रोह के दो कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार। दूसरा, अंग्रेज सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ।
ठीक है, जमींदार तो बाद में, खिलाफत विरोधी नीतियाँ जो है वह ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी, खिलाफत आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। ठीक है, नेक्स्ट सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ विभिन्न विद्रोह हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित समय हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ए बैरकपुर विद्रोह जुलाई 1806, बी बहरामपुर विद्रोह नवंबर 1824, सी संथाल विद्रोह 1855-56 या डी बेल्लोर विद्रोह फरवरी 1857। ए 2431, बी 2143, सी 3421 या डी 1243। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2413। बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था नवंबर 1824 में। बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था कब बताइए? बहरामपुर विद्रोह हुआ था आपका फरवरी 1857 में। एक सेकंड, पेन तो मैंने बदला ही नहीं। बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में और बेल्लोर के सिपाहियों द्वारा विरोध किया गया था जुलाई 1806 में। ठीक है, चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फिर से देख लीजिए। देखिए, बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में। संथालों का विद्रोह हुआ था 1855-56 में और 1806 में सैनिकों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया गया था। नेक्स्ट, यह भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ वर्ष है। अहोम विद्रोह 1855-56 में नहीं हुआ था। कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोह। आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोल विद्रोह 1828, संथाल विद्रोह 1921 और मोपला विद्रोह 1831-32। तो देखिए, कोल विद्रोह हुआ था, कूट है ए 2413, बी 1324, सी 2134 या डी 3142। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1 में यानी कि 1855-56 में। कोल विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था बताइए? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। एक सेकंड यार, पेनवा में बदलना भूल जा रहा हूँ। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। और उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ था ज़रा बताइए? तो मोपला विद्रोह हुआ था वर्ष 1921 में। और अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ होगा, ए वाले का क्या था, मान लीजिए कि ये यहाँ पर ए है। ठीक है, तो अहोम विद्रोह के लिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वह होगा 1828। अब मिला लीजिए, 2 2 4 1 3 कहाँ पर है? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, एक बार फिर से सभी का समय देख लीजिए। तो जो अहोम विद्रोह है अहोम विद्रोह है वह 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 और मोपला विद्रोह 1921 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए मोपला विद्रोह केरल, बी कूका विद्रोह पंजाब, सी कूली विद्रोह गुजरात या डी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह सी और डी दोनों है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, इन सब को छोड़िए, यहाँ पर देखिए कहाँ है कूका विद्रोह। एक सेकंड, ये लोग तो इतना ज़्यादा शोर होने लगता है ना इन सब मशीनों का कि क्या किया जाए। देखिए, कोली विद्रोह जो है हुआ था 1784-85 में महाराष्ट्र में और चुआरों का विद्रोह 1768 में किया गया था। ये विद्रोह किया गया था पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के आदिम जाति चुआर लोगों के द्वारा। ठीक है, बाकी सब के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से हमने बात की है। अगला विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश एवं बिहार में, सी बिहार एवं बंगाल में या डी बंगाल एवं महाराष्ट्र में। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र क्षेत्र में की गई थी। देखिए, भीलों की जो आदिम जात थी वह रहती थी पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक विस्तारित था। इसके अतिरिक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। ठीक है, वही लसोड़िया आंदोलन जो हमने देखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए मुंडा बिरसा, बी संथाल कान्हू, सी अहोम गोमधर कुंवर या डी नायक ताना भगत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ताना भगत नायक। यह जो है गलत सुमेलित है। देखिए, अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। तो वहीं ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमिनिया भगत। ठीक है, नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? ए जतरा उरांव वही जतरा भगत। ए 1919, बी 1917, सी 1914 या फिर डी 1922 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायरेक्ट ऊपर दिया है वर्ष 1914 में जतरा भगत, बलराम भगत, देवनमिया भगत इन सभी ने मिल करके छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। ये सभी उरांव समुदाय के आदिवासी थे। ठीक है, इसीलिए जतरा उरांव कहा गया। नेक्स्ट, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए कुकी विद्रोह पंजाब, बी कूका विद्रोह बंगाल, सी पाबना कृषक विद्रोह बिहार, डी बिरसा मुंडा विद्रोह त्रिपुरा। अपने उत्तर को कूट की सहायता से सही चुनिए। अपने उत्तर को कूट की सहायता से चुनना है आपको। कूट है ए 4213, बी 2314, सी 4132 या डी 4123। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4123। ठीक है, जो कुकी विद्रोह हुआ था यह हुआ था यार क्या बवाल, बड़ी ना अचानक से जब ढेर सारी समस्याएं एक साथ हो जाती हैं फिर क्या किया जाए उनका। चलिए फिलहाल छोड़िए, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा बाद में। फिलहाल यहाँ पर पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहिए। देखिए, इसका जो सही सुमेलन है वह है 4123। यहाँ पर देखिए, अब कुकी विद्रोह हुआ था, बताइए कहाँ पर? तो कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा क्षेत्र के आसपास। उसके बाद कूका विद्रोह हुआ था पश्चिमी पंजाब के आसपास। फिर पाबना कृषक विद्रोह हुआ था आपका, बताइए कहाँ पर पाबना विद्रोह हुआ था? पाबना विद्रोह हुआ था बंगाल क्षेत्र में। तो वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार क्षेत्र में। 4123। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए, कुकी विद्रोह 1917 से 19 तक मणिपुर एवं त्रिपुरा क्षेत्र में हुआ था। तो वहीं कूका विद्रोह जो है यह 1840 से 72 के बीच पंजाब में हुआ था। तो वहीं पाबना विद्रोह जो है 1873-76 के मध्य बंगाल में। तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के मध्य बिहार या वर्तमान झारखंड में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नील विद्रोह 1859-60, बी जयंतिया विद्रोह 1860-63, सी कुकी विद्रोह 1860 से 90, डी कूका विद्रोह 1832 और 34। सबसे पहले दो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कूका विद्रोह यहाँ देखिए 1840 में शुरू हुआ था और 1872 तक पश्चिमी पंजाब में चला था। तो कुकी विद्रोह 1917 से 19 के मध्य मणिपुर एवं त्रिपुरा में संपन्न हुआ था। और यहाँ पर दोनों का समय जो है वह भिन्न भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाही योजना के तहत
श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला था। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ए, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी, किसान सभा के नेतृत्व में, सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, या डी, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, अथवा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा या किसान संघ के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में भी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ए, अलूरी सीताराम राजू, बी, जोड़ानांग, सी, झाबकर बापा, या डी, रानी गाइडिनलियू। ठीक है, गाइदिनलियू, ये बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोदनांग या फिर जदोनांग या फिर जोड़ानांग। ठीक है, गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया है इनके नाम को यहाँ पर। देखिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता थे जदोनांग। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके द्वारा रानी गाइडिनलियू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे और ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। ए, बीपी वालिया, बी, लाला लाजपत राय, सी, एनएम लोखंडे, या फिर डी, एनजी रंगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एनएम लोखंडे जो है वह भारत के प्रथम नेता थे। इनके द्वारा मजदूर आंदोलनों को संगठित किया गया था। इनका पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, इन्होंने भारत में श्रम आंदोलनों का इनको अग्रदूत माना जाता है। इनके द्वारा 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए भी प्रयास किया गया था और साथ ही साथ जाति तथा सांप्रदायिक मुद्दों पर भी इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए थे। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में इनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। ये सब कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है, बस प्रश्न और उसका उत्तर याद रखिएगा। बाकी सब जो है वह गलत तरीके से दिया हुआ है, इन्हें आप याद मत रखिएगा कहीं और कहीं नहीं पूछेगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वह होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।